सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरएसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल पे एंड बेल कोलेमान साइकिल पे। तो ये कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है और बेल कोलेमान साइकिल क्या है, इस वीडियो में हम उसको भी समझेंगे। और साथ में ये जो न्यूमेरिकल है और इस टाइप के दो चार न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ताकि ये आपका जो टॉपिक है वो इजली कवर हो जाए। और आपके बोर्ड एग्जाम में इससे काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। पिछले बार एसबीटी के बोर्ड में कार्नोट साइकिल से ही दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक 4 नंबर में और एक 6 नंबर में। तो इस बार भी चांसेस है कि कार्नोट साइकिल और बेल कोलेमान साइकिल से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन मेरा क्या है। अ मशीन वर्किंग ऑन अ कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन 310 केल्विन एंड 270 केल्विन। डिटरमाइन द सीओपी। सीओपी का यहाँ पे मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि मशीन का परफॉर्मेंस कितना है व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड एज अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन। अगर वो एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन की तरह ऑपरेट किया जाए उसको, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। फिर दूसरा है अ हीट पंप, और अगर उसको हीट पंप की तरह यूज किया जाए तो उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन और हीट पंप के बारे में समझ लेते हैं कि उसका सीओपी हम लोग निकालते कैसे हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको बताते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन है, ये मेरा क्या है, रेफ्रिजरेटिंग मशीन है। तो रेफ्रिजरेटिंग मशीन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे। तो हीट सप्लाई को हम मान लेते हैं क्यू। यहाँ पे लोअर हीट होगा तो मान लेते हैं कि क्यू एल है, लोअर हीट है। और यहाँ पे क्यू एच है, यानी हाइयर हीट है, या इसको मान लेते हैं टी एल है। इसको क्यू एच ही रहने देते हैं। हाइयर हीट है मेरा, लोअर हीट है क्यू एल, और ये मेरा क्यू एच है, हाइयर हीट। मतलब कि यहाँ पे हीट मेरा क्या है, ज़्यादा है। और ये मेरा टेम्परेचर हो गया टी एच, यानी टी हाइयर। और ये मेरा नीचे वाला टेम्परेचर हो गया टी लोअर। टी लोअर का मतलब हो गया लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे टी एच किसको बता रहा है, हाइयर टेम्परेचर को। टी एच बता रहा है मेरा हाइयर टेम्परेचर को, हाइयर टेम्परेचर को। और टी एल किसको बता रहा है, मेरा लोअर टेम्परेचर को। अब इसमें हम क्या देते हैं, वर्क सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं हम लोग, वर्क। क्योंकि कोई भी रेफ्रिजरेटर आप घर में भी देखेंगे, रेफ्रिजरेटर जो है उसमें पावर सप्लाई तो देना ही होता है ना, इसलिए ये वर्क सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे अगर सीओपी हम लिखने जाते हैं ना, तो सीओपी तो कितना हमारा लोअर है, मतलब कि कितना हम दे रहे हैं, तो दे कितना रहे क्यू एल, तो उसको ऊपर लिखते हैं। सीओपी का फॉर्मूला होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन। इसका आपको ध्यान रखना है। सीओपी का मतलब होता है, सीओपी का मतलब होता है कोइफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोइफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखिए सीओपी मेरा क्या होता है, आर ई बाई डब्ल्यू। आर ई का मतलब हुआ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको कैसे मिल रहा है उसको देखेंगे हम लोग। तो जनरली हम रेफ्रिजरेशन में क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन में हीट वहां से खत्म कर, जैसे कि अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर लगा होगा तो उसमें से क्या होता है, उसमें अंदर ठंडा होता है, यानी उसका हीट हम लोग खींच लेते हैं बाहर। तो उसका अंदर कहाँ पे लोअर टेम्परेचर रहता है उसको देखते हैं। तो लोअर टेम्परेचर कहाँ पे, क्यू एल पे। तो क्यू एल हो जाएगा, या यहाँ पे हम क्यू एल नहीं लिखते हैं, टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग हम लोग सी ओ पी लिखते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, टी एल, लोअर टेम्परेचर अपॉन। अब इसमें वर्क डन लिखना है तो वर्क डन क्या होगा, हाइयर माइनस लोअर, यानी टी हाइयर माइनस टी लोअर। इसको आपको ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा है ये। अगर सीओपी ऑफ किसका, ये रेफ्रिजरेशन का है, रेफ्रिजरेटर का सीओपी लिखना है तो लोअर टेम्परेचर ऊपर रखना है और हाइयर में से लोअर टेम्परेचर को माइनस कर देना है। ये फॉर्मूला हो गया किसका, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन का। देखिए यहाँ पे आर ई का मतलब हुआ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। और अगर हीट पंप ले तो एच पी उसको लिखेंगे। तो हीट पंप में क्या होता है कि हम लोग हीट बढ़ाते हैं उसमें, यानी हीट उसमें ऐड करते हैं। तो ये मान लीजिए आपका प्रोसेस जो होता है इसके उल्टा होता है। ये जो रेफ्रिजरेशन होता है उसके उल्टा प्रोसेस इसमें होता है। यहाँ पे मेरा क्यू एल, ये मेरा क्यू एच, ये मेरा टी एच है, और ये मेरा टी एल है। तो अगर हीट पंप का सीओपी लिखना है, सीओपी ऑफ हीट पंप, हीट पंप, तो ये मेरा हो जाएगा हाइयर जो रहेगा। तो हाइयर क्या है, टी हाइयर, जहाँ से दे रहे थे कितना रहा है, टी हाइयर दे रहा है ना, देखिए नीचे की तरफ पैरो है, अपॉन टी हाइयर माइनस टी लोअर कर देंगे। तो ये मेरा सीओपी ऑफ हीट पंप निकल जाएगा इस तरह से। तो आपको इस चीज़ को लर्न रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अभी हम बता रहे हैं उसको आपको नोट रखना है। जो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है, सीओपी ऑफ हीट पंप जो होता है,
उसका सीओपी हमेशा ज़्यादा होता है रेफ्रिजरेशन से, क्योंकि ऊपर में देखिए ऊपर हाइयर टेम्परेचर रख रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। यानी कि जितना सीओपी अगर आपका रेफ्रिजरेटर का होगा, उससे एक ज़्यादा सीओपी हीट पंप का होगा। मान लीजिए इसका आपका सीओपी 4 था, तो इसका सीओपी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हीट पंप का एक से एक उससे ज़्यादा होता है। तो ये आपको लर्न रखना है। चलिए हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। A machine working on a Carnot cycle operates between 310 Kelvin and 270 Kelvin, यानी दो टेम्परेचर हमको दे रखे हैं। तो जो ज़्यादा टेम्परेचर दे रखा होगा उसको टी हायर मानते हैं, तो टी एच लिखेंगे उसको 310 केल्विन। और जो कम टेम्परेचर है उसको टी लोअर मानिए, तो टी एल मेरा कितना हो गया 270 केल्विन। अब बोला डिटरमाइन द सी ओ पी व्हेन इट इज ऑपरेटेड एज रेफ्रिजरेटिंग मशीन। अगर इसको रेफ्रिजरेटिंग मशीन की तरह यूज किया जाए तो इसका सीओपी क्या होगा। तो देखिए बहुत इजी है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन का, यानी कि आर रेफ्रिजरेटिंग मशीन का। अब रेफ्रिजरेशन में क्या रखना है, लोअर को ऊपर रखना है, तो टी लोअर बाई टी हायर माइनस टी लोअर, आपको ये ध्यान रखना है। तो टी लोअर मेरा कितना है 270 अपॉन टी हायर मेरा कितना है 310 माइनस टी लोअर मेरा 270। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जा रहा है, ये 6.75। तो मेरा ये जो फर्स्ट का आंसर है ये वाला आ गया। फर्स्ट का आंसर मेरा कितना आ गया 6.75, यानी इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना है 6.75। अब बी वाला ऑप्शन, बी वाला क्वेश्चन क्या है, हीट पंप। अगर ये हीट पंप हो तो सीओपी ऑफ हीट पंप क्या बताए थे हम, एचपी का सीओपी जो होता है। अब देखिए सीओपी ऑफ हीट पंप के लिए क्या बताए थे, ऊपर में हाइयर को रखना है, तो टी हाइयर बाई टी हाइयर माइनस टी लोअर। और एक और फॉर्मूला में यहाँ पे बताया है, फॉर्मूला क्या है कि सीओपी ऑफ हीट पंप अगर निकालना है तो रेफ्रिजरेशन के सीओपी में एक ऐड कर देंगे। तो इजीली हमारे पास रेफ्रिजरेशन का सीओपी मिल चुका है 6.75। तो डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, सीओपी ऑफ हीट पंप जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो 1 + रेफ्रिजरेशन का सीओपी कितना है 6.75, यानी सीओपी ऑफ हीट पंप मेरा कितना आ गया 7.75। ये मेरा फर्स्ट आंसर हो गया। और काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 4 मार्क्स में पिछले साल में पूछा हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं बोर्ड में या अपने क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। बोला है अ रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन रिवर्स Carnot cycle works between two such temperature that ratio between low एंड हाई, यानी लोअर टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का रेशियो जो है वो कितना है 0.8। तो बोला है कि व्हाट इज द सीओपी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम लोग। हमें क्या गिवन है, तो गिवन हमको दे रखा है यहाँ पे कि आपका जो टेम्परेचर रेशियो है लोअर टू हायर, तो टी लोअर बाई टी हायर हमको दे रखा है कितना 0.8। हमको ये दे रखा, आप पूछ रहे हैं हमसे कि सीओपी क्या होगा। तो सीओपी का क्या फॉर्मूला था, किसका है रेफ्रिजरेशन का। तो रेफ्रिजरेशन के सीओपी का क्या फॉर्मूला था टी एल बाई टी एच, यानी टी लोअर बाई टी हायर माइनस टी लोअर। अब इसमें क्या करते हैं ना, देखिए मेरे पास टी एल बाई टी एच है, तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट टी एल टी एच का तो वैल्यू है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टी एल ऊपर इधर दे देते हैं, टी एल इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ, ये टी एच उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा टी एच। तो टी एल को हम लिख सकते हैं 0.8 टाइम्स ऑफ टी एच। तो अब टी एल की जगह पे 0.8 टाइम्स ऑफ टी एच लिखेंगे, तो 0.8 टाइम्स ऑफ टी एच अपन यहाँ पे टी एच का टी एच ही लिखेंगे माइनस टी एल का वैल्यू मेरा कितना है 0.8 टी एच। अब देखिए 0.8 टाइम्स ऑफ टी एच, और यहाँ पे भी टी एच है और इसमें भी टी एच है, तो इसमें से टी एच कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 0.8। टी एच से टी एच कैंसल आउट, तो अब मेरे पास क्या बच जाएगा 0.8 बाई 1 माइनस 0.8 कितना होगा 0.2। इसको कैंसल आउट करेंगे 4 बार में, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 4।
तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मेरा रेफ्रिजरेशन रेशियो, रेफ्रिजरेशन का रेफ्रिजरेटर का मेरा क्या आ गया, सीओपी, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना हो गया, 4। और अगर हमसे हमसे यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये पूछ दिया है, अगर इस वो पूछ देता है हमारा हीट पंप का, तो जो ये 4 आया उसमें एक और जोड़ देते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर का जितना है उसमें एक जोड़ दीजिए तो आपका हीट पंप का निकल जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कार्नोट साइकिल से, इसके बाद हम लोग करेंगे बेल कोलेमान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन पूछेगा आपको, हो सकता है 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से की पॉइंट्स है जो हमें लर्न रखने हैं। तो पहला हमको क्वेश्चन रीड करना होगा अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन है अ हीट पंप, यानी हीट पंप की बात किया है, इज यूज टू मेंटेन अ हॉल एट 300 केल्विन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 270 केल्विन। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 270 छोटा है और 300 बड़ा है, यानी टी लोअर, यानी लोअर टेम्परेचर इसमें 270 केल्विन है, और टी हायर यानी हायर टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। द हीट लोड ऑफ हॉल इज 30 किलोवाट। तो जो इसमें हीट लोड है वो 30 किलोवाट है, वो कितना है मेरा, 30 किलोवाट। तो उसको हीट लोड को हम क्यूएस से डिनोट करते हैं, और कितना दिया है मेरे पास, 30 किलोवाट से। वाट विल बी पावर, वाट विल बी पावर रिक्वायर्ड टू रन द हीट पंप। पावर की बात कर रहे हैं, नहीं डब्लू की बात कर रहे हैं। डब्लू का मतलब होता है वर्क डन, वही वर्क डन पर सेकेंड को हम पावर बोलते हैं। तो वर्क डन आपसे पूछा है पावर। एज्यूम सीओपी ऑफ हीट पंप, इस हीट पंप का सीओपी इज 30% ऑफ सीओपी ऑफ कार्नोट हीट पंप वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर। यानी कि बोला है कि इस हीट इंजन का सीओपी ऑफ दैट हीट इंजन हीट पंप इक्वल टू 30% ऑफ कार्नोट हीट पंप वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर, यानी इसी सेम टेम्परेचर पे जो कार्नोट हीट पंप का आपका सीओपी आएगा उसका 30% इस हीट पंप का सीओपी है। 30% ऑफ कार्नोट हीट पंप, तो 30% सीओपी ऑफ कार्नोट हीट पंप। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट हमने लिखा है, यानी जो एक्चुअल सीओपी होगा ना, वो फाइनल सीओपी जो आएगा मेरा मैक्सिमम सीओपी, उसका 30% ही हमको यूज करना है। तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि इसमें हम मैक्सिमम सीओपी निकालेंगे, यानी सीओपी ऑफ कार्नोट हीट पंप का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे सीओपी निकालेंगे। तो उसका सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सीओपी ऑफ कार्नोट हीट पंप निकाल लेते हैं। तो देखिए हीट पंप का सीओपी हम लोग कैसे निकालते हैं, सीओपी ऑफ हीट पंप, ये कौन सा साइकिल है, कार्नोट। तो हीट पंप का सीओपी निकालने के लिए हायर ऊपर रखना है, तो टी हायर बाई टी हायर माइनस टी लोअर। अब टी हायर टेम्परेचर हायर हमको दे रखा था कितना, 300, और टी लोअर 270। 300 बाई टी हायर 300 माइनस टी लोअर 270 है। इसको सॉल्व करने पे जो मेरा सीओपी ऑफ हीट पंप आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा, 10। ये मेरा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब सीओपी ऑफ हीट पंप मेरा कितना आ गया, 10 आ गया। तो जो एक्चुअल सीओपी है इसमें, जो इस रेफ्रिजरेशन के लिए, जो इस हीट पंप के लिए सीओपी है, तो यहां पे लिखेंगे एक्चुअल सीओपी ऑफ हीट पंप जो है वो कितने बराबर है, किसके बराबर है, 30% ऑफ दैट हीट पंप। लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अज्यूम सीओपी ऑफ हीट पंप इज 30% ऑफ सीओपी ऑफ कार्नोट हीट पंप। तो उसका 30% ही है, यानी 10 of 30%, 10 का 30%, तो 10 और इसका 30% का मतलब हुआ 0.30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ रहा है, एक मिनट, ये मेरा जो है 10 है यहाँ पे, सॉरी। तो ये कितना मेरा आ रहा है, 3। तो एक्चुअल सीओपी जो आ रहा है, सीओपी एक्चुअल, एक्चुअल हीट पंप का एक्चुअल सीओपी कितना आ रहा है, 3। अब हमें क्या फाइंड करना था, तो यहाँ पे बोला है फाइंड करने के लिए व्हाट विल बी पावर रिक्वायर्ड, यानी डब्लू हमको फाइंड करना है, डब्लू। तो देखिए डब्लू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग को, तो सीओपी जो मेरा होता है, सीओपी क्या बोलता है,
COP ऑफ हीट पंप जो होगा, अगर मेरा हीट पंप की बात करें तो COP ऑफ हीट पंप जो होता है वो QH/W होता है, यानी हायर बाई, ऊपर हाई रखना है, नीचे वर्क डन, तो हायर बाई वर्क डन। अब COP ऑफ हायर हीट पंप कितना है मेरा 3, तो यहाँ पे 3। QH मेरा, QH दे रखा था, QH आपको कितना दे रखा था 30 किलोवाट है यहाँ पे, सॉरी किलोवाट, तो यहाँ पे ऊपर 30 और नीचे W। अब W इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 30/3, 10 बार में कट जाएगा तो W मेरा कितना आ गया 10 किलोवाट। तो मेरा यहाँ से पावर कितना आ गया 10 किलोवाट, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपके कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बेल कोलेमान साइकिल से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस टाइप के 2 क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाटा निकालने को पूछा जा सकता है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग बेल कोलेमान साइकिल का न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले उसके कुछ फॉर्मूले हम लोग जान लेते हैं। तो बेल कोलेमान साइकिल का जो पीवी डायग्राम होता है हम वहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। पीवी डायग्राम किस टाइप का होता है, ये डायग्राम भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पीवी डायग्राम ऑफ बेल कोलेमान साइकिल, बेल कोलेमान साइकिल पीवी डायग्राम मेरा कुछ ऐसा होता है। इसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं। ये मेरा 1 प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है और 4 प्रोसेस है। बेल कोलेमान साइकिल में हम लोग रेफ्रिजरेंट जो होता है वो एयर को यूज करते हैं। अब देखिए ये जो प्रोसेस है वो किसका है, ये कूलिंग का प्रोसेस है। आपको ध्यान रखना है ये कूलर है यहाँ पे, ये मेरा जो है ऑब्जर्वर है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, नहीं तो न्यूमेरिकल बनाने में इसमें आपको दिक्कत आ सकता है, क्योंकि इसमें मेन काम होता है कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे उसको पहचानना। तो ये कूलर हो गया, ये मेरा हो गया ऑब्जर्वर, ये मेरा कंप्रेसर, और ये मेरा एक्सपेंडर। तो ये मेरा एक हो गया एक्सपेंडर, दूसरा हो गया ऑब्जर्वर, तीसरा हो गया कंप्रेसर और चौथा हो गया कूलर। तो इन सारे को आप समझ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कांस्टेंट प्रेशर है। देखिए ये जो लाइन सीधा लाइन दिखता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, दोनों पे कांस्टेंट है। और ये मेरा कौन सा साइकिल है, बेल कोलेमान साइकिल में। तो बेल कोलेमान साइकिल में अगर COP लिखना होता है तो COP ऑफ बेल कोलेमान साइकिल जो होता है उसको, उसका फॉर्मूला होता है T3 - T2 अपॉन n/n-1 इंटू गामा/गामा-1 इंटू T4 - T3 प्लस T2 - T1। अब देखिए इसको लर्न करना काफ़ी ईजी है। आपको क्या करना है ना कि पहले देखिए 3 में से इस 2 को माइनस करिए, तो मतलब कि T3 - T2। अब ये n/n-1 क्या है, तो आपका ये n जो है यहाँ पे n आपका पोलीट्रॉपिक इंडेक्स है या पोलीट्रॉपिक इंडेक्स है। पोलीट्रॉपिक इंडेक्स अगर आप प्रोसेस पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। y क्या है आपका, y है आइसेंट्रोपिक इंडेक्स या एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स, जिसका वैल्यू एयर के लिए एयर के लिए इसका वैल्यू हमेशा हम लोग 1.4 अज्यूम करते हैं। अब हम लोग इसका COP लिख लिए। अब वर्क डन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 2 जगह वर्क डन होता है, एक कंप्रेसर में और एक एक्सपेंसर में। तो वर्क डन बाय द कंप्रेसर। तो देखिए कंप्रेसर का वर्क डन लिखने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है गामा/गामा-1 इंटू P3V3 माइनस P4V4 माइनस P4V4। ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। इसको और एक तरीका से लिखा जा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम तो दिया नहीं रहता है। तो गामा/गामा-1 इंटू, इसको हम लिखते हैं एक और तरीका से, MCP T3 - T4। इस फॉर्मूले का आप लोग यूज करेंगे, कंप्रेसर का वर्क डन निकालेंगे। WC निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। और फिर एक और फॉर्मूला इसमें आता है कि अगर मैं मान लीजिए कि हमको वर्क डन निकाल, ये तो किसका हो गया, COP हो गया, ये कंप्रेसर का वर्क डन हो गया। तो एक जगह यहाँ पे वर्क डन होगा और एक्सपेंड करने में वर्क डन होगा। तो वर्क डन
बाय द एक्सपेंडर। तो एक्सपेंडर में कितना वर्क डन होता है, तो उसको हम डब्ल्यू ई से डिनोट करते हैं, और इसमें कुछ नहीं, गामा बाई गामा माइनस वन और एम सी पी। और देखिए एक्सपेंडर कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, एक से दो से, एक से दो तक, तो इसको लिखेंगे हम लोग टी वन माइनस टी टू, बस यही आपको ध्यान रखना है। एम सी पी, यहाँ पे सी पी मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। अगर साइकिल वर्क पूछे, साइकिल वर्क, साइकिल वर्क, तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्क डन ऑफ एक्सपेंडर माइनस वर्क डन ऑफ कंप्रेसर कर देंगे। यानी जितना एक्सपेंडर में वर्क डन लगा उसको हम कंप्रेसर में माइनस कर देंगे, तो हमारा साइकिल का टोटल वर्क निकल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसलिए हमने इस सारा थ्योरी को बताया है। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं एक टाइप का और फिर देखते हैं। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बेल कोलेमान साइकिल को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से रीड करेंगे क्वेश्चन को तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है बेल कोलेमान साइकिल, किस पे बेस्ड है, बेल कोलेमान साइकिल पे बेस्ड है। रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन प्रेशर लिमिट ऑफ 1 बार एंड 8 बार। देखिए इसमें दो प्रेशर लिमिट दे रखे हैं, 1 बार और 8 बार। तो हमने फिगर में क्या बताया था इधर, कि इसमें भी दो प्रेशर लिमिट हो गए, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होगा और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो देखिए ये 1 हो गया और 4 हो गया, तो 1 और 4 पे प्रेशर सेम होगा क्योंकि कांस्टेंट लाइन है। तो देखिए ये प्रेशर क्या है, ऊपर है सबसे, यानी कि ज़्यादा प्रेशर है, यानी प्रेशर 1 और प्रेशर 4 क्या होगा, मेरा सबसे ज़्यादा होगा। तो P1 और मेरा जो सॉल्व इसको करते हैं और गिवन डाटा इसमें साथ साथ लिखते जाते हैं जो हमको दे रखा है। इसमें मेरा P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P4 इक्वल टू मेरा 8 बार जो सबसे हाईएस्ट है, और एक बार मेरा कौन सा प्रेशर हो जाएगा, तो नीचे वाला। तो नीचे वाला कौन सा है, 2 और 3। तो P2 और P3 मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 1 बार। आपको प्रेशर हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिट सेम रहना चाहिए, बार में है तो तो मेरा यहाँ से भी दोनों प्रेशर हमने लिख लिया। प्रेशर कैसे आया मेरा, अभी हम पीएस डायग्राम पीवी डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम, बेल कोलेमान साइकिल है तो इसका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम हमने बताया था आपको, कुछ ऐसा होता है। ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ऊपर वाला एक, और एक नीचे वाला कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो ये इस पे प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि ऊपर है, और ये सब थोड़ा कम प्रेशर होगा क्योंकि ये नीचे है। जो प्रेशर 2 पे होगा वही प्रेशर 4 पे होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और जो प्रेशर 1 पे होगा, एक मिनट, ये वाला मेरा 1 2, ये मेरा 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा। तो जो मेरा प्रेशर 1 पे होगा वही मेरा प्रेशर 4 पे होगा, और जो मेरा प्रेशर 2 पे होगा वही मेरा प्रेशर 3 पे होगा। तो प्रेशर 1 पे प्रेशर 4 के बराबर होगा, और वो कितना दे रखा है मेरा 8, जो ज़्यादा दे रखा है उसी को लेना है। और 2 3 पे मेरा प्रेशर कितना हो जाएगा, जो कम वाला प्रेशर दिया है तो 1 बार हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एयर इज ड्राउन फ्रॉम द कोल्ड चेम्बर एट 9 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसमें कोल्ड चेम्बर से एयर को भेजा जा रहा है 9 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब वो कहाँ का टेम्परेचर होगा, तो वो जो टेम्परेचर होगा यहाँ से, मतलब कोल्ड चेम्बर से, कोल्ड चेम्बर कहाँ पे होगा, कोल्ड चेम्बर यहीं पे होगा। देखिए यहाँ पे तो कूलर होता है उसको ठंडा करने के लिए, लेकिन कोल्ड चेम्बर कौन सा होता है, तो कोल्ड चेम्बर वो होता है ना जहाँ से हीट जो खींचता है, जो हीट खींचता है वही ना कोल्ड चेम्बर आपका होगा। तो यहाँ से हीट जब भेजा जा रहा है तो कितने पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे। तो यहाँ पे T3 हो जाएगा, और हम आपको कितना दे रखा है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कैलविन में। तो 9 प्लस कैलविन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड कर देंगे इसमें। तो इसको ऐड करेंगे तो मेरा 282 आ रहा है, 282 कैलविन। फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या है मेरे पास। तो फिर बोला है कंप्रेस्ड एंड देन इट कूलेड, देन इट कूल्ड टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको कूल किया जा रहा है 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो देखिए अब कूल किया जा रहा है तो यहाँ पे कूल किया जाएगा, तो कूल करने के बाद ये कहाँ पे आएगा, 1 पोजिशन पे। तो 1 पोजिशन पे इसका जो टेम्परेचर दे रखा है T1, वो कितना है, 29 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से ऐड कर देंगे इसमें। तो ये मेरा हो जाएगा 302 कैलविन। तो मेरा ये कितना हो गया, 302 कैलविन। तो हमारे जो डाटा यहाँ पे थे हमने लिख लिया, बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन फॉलोज द लॉ पीवी का पावर 1.35 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमें और चीज़ दे रखी है, पीवी का पावर 1.35 इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो ये कंपेयर हम लोग करेंगे, पीवी का पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट थे, तो यहाँ से एन मेरा कितना आ गया 1.35। तो एन का वैल्यू यहाँ से मिल गया मेरा 1.35। अब हम लोग क्या निकालना है हमको यहाँ पे, कैलकुलेट थियोरेटिकल सीओपी ऑफ द साइकिल। तो इस साइकिल का हमको थियोरेटिकल सीओपी निकालना है। तो थियोरेटिकल सीओपी हम इस साइकिल का कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें सीओपी का जो फॉर्मूला था, सीओपी ऑफ बेल कोलेमान साइकिल T3 माइनस T2 अपॉन n/n-1 इंटू गामा बाई गामा -1 इंटू T4 माइनस T3 प्लस T2 माइनस T1 था। ये फॉर्मूला था मेरा किसका, सीओपी इसका निकालने का। तो देखिए मेरे पास T3 है लेकिन T2 नहीं है, n है सब में, वाई गामा भी है, फिर T4 नहीं है, T3 है, T2 भी नहीं है, यानी कि हमको T2 और T4 यहाँ पे निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, T2 और T4। तो कैसे निकालेंगे हम लोग उसको देखते हैं कि T4 और T2 हमारा कैसे निकलेगा। तो हम यहाँ पे प्रेशर रेशियो का एक कमांड फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 से 2 जो मेरा प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए मेरा जो 1 से 2 प्रोसेस है, यहाँ पे प्रेशर रेशियो हो जाएगा T1/T2 इक्वल टू P1/P2 का पावर G-1/गामा। देखिए आपको ये लर्न रखना है, ये फॉर्मूला जो है ये आपको लर्न रखना है अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लर्न रखते हैं तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे T1/T2 इक्वल टू क्या होता है, P1/P2 का पावर G-1/गामा। और अगर आप यहाँ से T3/T4 भी लिखना चाहे तो वो होता है P3/P4 का पावर G-1/गामा। अब देखिए इससे आप लोग क्यों कर रहे हैं कि मेरे पास T1 है, T2 नहीं है, P1 P2 भी है, गामा भी है, तो हम सब रख लेंगे तो T2 का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे T3 का वैल्यू मेरे पास है, P3 का है, P4 का है, और गामा का वैल्यू होता है, यहाँ से क्या निकल जाएगा T4। तो हम इन दोनों का यूज करके क्या निकाल लेंगे यहाँ से, T2 इसमें से निकाल लेंगे और T4 यहाँ से। तो T1 का वैल्यू ऊपर लिख लेते हैं। T1 का वैल्यू जो मेरा है वो कितना दे रखा है, T1 का मेरा वैल्यू है 302। तो 302 हो गया T1 का वैल्यू, देख लेते हैं यहाँ पे। T1 का वैल्यू हो गया 302 अपॉन नीचे में मेरे पास क्या है T2 इक्वल टू P1 मेरा अब कितना है, प्रेशर 1। तो P1 मेरा 8 बार 8, और P2 मेरा कितना है 1। तो 8/1। गामा का वैल्यू कितना है मेरे पास 1.4 दे रखा है, आप देख सकते हैं गामा का वैल्यू आपका यहाँ पे 1.4 दिया है और सीपी का वैल्यू ये दिया है। तो गामा की जगह पे 1.4 रखना है हम लोग को, 1.4 अपॉन गामा की जगह पे 1, यहाँ पे -1 भी है, -1 अपॉन 1.4। तो अगर हम यहाँ से T2 निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे आप इसको कैलकुलेटर से, तो T2 जो मेरा आएगा 176.14 केल्विन आ रहा है। तो मेरे यहाँ से T2 निकल जाएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे T3 का वैल्यू, तो T3 का वैल्यू 282 अपॉन T4 यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू P3 का वैल्यू मेरे पास है 1 और P4 का वैल्यू है 8, और इसके पावर में क्या है G-1 अपॉन गामा। तो G-1 यानी 1.4 -1 अपॉन 1.4 हो जाएगा। गामा का वैल्यू 1.4 है। P3 मेरा 1 कहाँ से आया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि P3 मेरा किसके इक्वल है 1 के, और P4 मेरा किसके इक्वल है 8 के। तो हमने ऐसा लिख लिया। अब यहाँ से अगर हम T4 कैलकुलेट करें तो 280 ये टोटल अपॉन में आ जाएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा जो T4 आ रहा है वो आ रहा है 483.485 केल्विन। तो मेरा यहाँ से T2 भी निकल गया और T4 भी निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, सीओपी निकालेंगे। और इसी क्वेश्चन में हम आपको वर्क डन निकालना एक्सपेंडर का और कंप्रेसर का सिखा देते हैं, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगर मतलब आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर पाए। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यहाँ पे सीओपी निकालना है। तो सीओपी का फॉर्मूला क्या है, T3 माइनस T2 अपॉन n/n-1 गामा बाई गामा -1 T4 माइनस T3 प्लस T2 माइनस T1। तो T3 मेरा कितना है, T3 मेरा दे रखा था, अब सारा डाटा को यहाँ पे लिख लेते हैं। T3 मेरा दे रखा था 282, T2 मेरा दे रखा है 176.14 केल्विन में है, सारा केल्विन में रखना है। T1 मेरा दे रखा था 302 केल्विन, T4 मेरा दे रखा है 483.04
जो हम अभी कैलकुलेट किए हैं 485 केल्विन। और मेरा एन का वैल्यू 1.3 है, 1.35 और गामा का वैल्यू मेरा 1.4 है। अब इन सारे डाटा को इसमें रख लेते हैं। तो T3 का वैल्यू रखेंगे, T3 है 282 है, माइनस T2 का वैल्यू मेरे पास कितना है 176.14 अपॉन एन का वैल्यू मतलब कितना रखेंगे 1.35 अपॉन एन माइनस वन, एन का वैल्यू 1.35 माइनस वन, गामा का वैल्यू मेरा 1.4 तो 1.4 अपॉन 1.4 माइनस वन। T4 का वैल्यू मेरे पास कितना है 483.485 माइनस T3 का वैल्यू कितना है 282 प्लस T2 का वैल्यू 176.14 माइनस T1 का वैल्यू मेरे पास कितना है, T1 है 302। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो COP जो आ रहा है मेरा वो आ रहा है 1.27। ये मेरा यहाँ से इसका COP निकल गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि COP कैसे निकालेंगे। अब इसी क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि वर्क डन, कंप्रेसर का, एक्सपेंडर का और साइकिल वर्क डन कैसे निकालना है, क्योंकि उस टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम वर्क डन पे क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय कंप्रेशर, वर्क डन बाय कंप्रेशर। तो कंप्रेशर से कितना वर्क डन किया गया उसका वर्क डन हम लोग निकालेंगे, WC मान लेते हैं इसको। तो वर्क डन बाय कंप्रेशर, कंप्रेशर का वर्क डन का हमने एक फॉर्मूला भी बताया आपको इससे पहले। तो देखिए वर्क डन बाय कंप्रेशर, ये गामा बाई गामा माइनस वन MCP T3 माइनस T4। तो ये बताया गामा बाई गामा माइनस वन MCP T3 माइनस क्या आता है यहाँ पे T3 माइनस T2। देख लीजिए फिर से आप फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं। T3 माइनस T4 है, T3 माइनस T4। तो गामा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, गामा का वैल्यू 1.4 है, गामा की जगह पे 1.4 माइनस वन। एम का वैल्यू रखना है। तो देखिए अब अगर आप एम नहीं दे रखा हो तो एम की जगह पे आपको हमेशा वन यूज करना है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर एम का वैल्यू नहीं दे रखा है ना तो आपको एम की जगह पे वन यूज करना है। CP का वैल्यू आपको दे रखा था, CP आपको दे रखा था 1.003 किलो जूल पर केजी केल्विन, 1.003। T3 का वैल्यू हमने भी लिखा था यहाँ पे, T3 मेरा कितना है 282 और T4 मेरा 483.485। 282 माइनस और T4 मेरा कितना है 483.485। अब इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने में मेरा आ रहा है -7.31। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। 1.4 अपॉन 1.4 माइनस वन इंटू 1.003 इंटू 282 माइनस 483 0.485। ठीक है। तो मेरा आंसर मेरा कितना आ रहा है -707.31 किलोवाट। अब देखिए माइनस में क्यों आ रहा है आपको बताते हैं। तो देखिए कंप्रेसर में जब हम वर्क करते हैं उसको कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस का मतलब होता है कि उसको हम लोग सिकुड़ाते हैं। समझिए कि जैसे एक बैलून ही होता है, उसको अगर आप उसकी हवा आप निकालते हैं तो क्या होता है, बैलून आपका कंप्रेस हो जाता है, तो उसका मतलब उसका वॉल्यूम घट जाता है। तो इस तरह से इसमें भी है। तो इसलिए कंप्रेसर का जो वर्क डन आता है निगेटिव आता है, बट आपको फाइनल में इसको 707.31 किलोवाट ही यूज करना है। वो बस नेचर दिखाता है कि कंप्रेसर हुआ है, या अगर प्लस दिखा रहा है तो वो क्या किया है एक्सपेंड किया है, और माइनस दिखा रहा है यानी कि कंप्रेस्ड किया है। तो कंप्रेसर से वर्क डन हमेशा क्या आता है निगेटिव आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और हमेशा इसको पॉजिटिव लेकर चले, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव आप कुछ भी लिख सकते हैं।
तो मेरा वर्क डन बाई कंप्रेसर यहाँ से निकल गया। अब अगला जो आता है वो होता है वर्क डन बाई एक्सपेंडर। वर्क डन बाई एक्सपेंडर। तो वर्क डन बाई एक्सपेंडर का फॉर्मूला जो होता है गामा बाई गामा -1 mcp T1 माइनस T2। गामा का वैल्यू 1.4 अपॉन गामा 1.4 -1। एम का वैल्यू हमेशा यूज करना है, अगर नहीं दिया हो तो। सीपी का वैल्यू 1.003 दे रखा था। T1 का वैल्यू आपका कितना दे रखा है 302। और T2 का वैल्यू हमने निकाला था 176.14। इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में, देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो गया 1.4 और 1.4 अपॉन 1.4 -1 इंटू 1 इंटू 1.003 इंटू 302 माइनस 176.14। ये मेरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 441.83 किलोवाट। तो मेरा वर्क डन बाई एक्सपेंडर यहाँ पे आ गया। तो ये मेरा वर्क डन बाई कंप्रेसर और एक्सपेंडर हो गया। अब आपको साइकिल का टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क WT से नोट करते हैं। और ये साइकिल वर्क जो आपका होता है वर्क डन बाई कंप्रेसर या वर्क डन बाई एक्सपेंडर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वर्क डन जो कंप्रेसर का आएगा उसमें एक्सपेंडर का वर्क डन माइनस कर देना है। तो आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि वर्क डन निकाल सकते हैं बेल कोलेमान साइकिल से, एक्सपेंडर का वर्क डन निकाल सकते हैं, COP निकाल सकते हैं। जो हमने यहाँ पे COP निकाला था इसका फॉर्मूला आप एक बार अच्छे से याद कर लेंगे। फिर इसमें आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक ही चीज रखना है कि टेम्परेचर और प्रेशर दिया कहाँ का है। जैसे कि ये जो प्रोसेस था, ये ऑब्जर्वर था, तो ऑब्जर्वर क्या करता है, हीट को अपने अंदर सोखता है, खींचता है, यानी कि यहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे कूलर क्या करता है, उसको ठंडा करता है, जो वेपर हीट में कन्वर्ट होकर जाता है उसको ठंडा करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि कार्नोट साइकिल से और बेल कोलेमान साइकिल से किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे कि वेपर कंप्रेसर साइकिल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और उसके बाद हम लोग उसके अगले वीडियो में देखेंगे जो हमारा ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।